हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सर्जरी का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ब्रेस्ट। तो इसमें हम इस चीज़ को डिवाइड करेंगे कि हम किस फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तो हम ब्रेस्ट को हम डिवाइड करेंगे चार लेक्चर्स को। चार लेक्चर्स हमारे कौन कौन से होंगे? सबसे पहला हमारा होगा आज का एनाटॉमी, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक एंड ट्रिपल असेसमेंट। नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स रहेंगे हमारे ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स, कार्सिनोमा ब्रेस्ट, एंड लास्ट लेक्चर विल बी ऑफ मैनेजमेंट। और शुरू करते हैं आज के हमारे लेक्चर से, जो कि बेस्ड होगा हमारा एनाटमी, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक्स, प्लेसेंट्स। जैसे कि हम सब आइटम्स देख सकते हैं। एनाटमी, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ट्रिपल असेसमेंट। तो हम शुरू करते हैं एनाटमी से। तो ब्रेस्ट टिश्यू जो होता है हमारा, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? पेक्टोरल रीजन में, जिसके बाउंड्रीज और या फिर एनाटॉमिकली लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं। तो सुपीरियर टू इंफीरियर एक्सटेंड करता है ये सेकंड रिब टू सिक्स रिब, एक्सटेंड्स फ्रॉम सेकंड रिब टू सिक्स रिब। और इंफ्रा मेमोरी क्रीज, the next part which comes is its medial border. Medial border is made by lateral border of sternum, and the lateral border of breast is made by mid axillary line or anterior axillary line. In adult male, the breast tissue is rudimentary, that is 2 centimeter. It is present, but it is rudimentary, and it is deep to areola. It is present deep to areola. Next part comes is axillary talus veins. In some females, it is palpable, and in some, it's not. And breast tissue has axillary talus veins, which enters the axilla through foramen of Langer. Also, one important point is milk line of skulls for scanning. Milk line of skulls is, this is human body. For example, डायग्राम खराब है मेरा, तो ये लेता है कि ह्यूमन बॉडी है। तो मिल्क लाइन ऑफ स्टोइड पूरा हमारा ट्रंक पे एक्सटेंड करता है, जिसपे कहीं भी किसी भी जगह पे हमारा ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप हो सकता है। यूजुअली हमारा मिड थोरैक्स और अपर थोरैक्स के पार्ट में डेवलप होता है ब्रेस्ट। इसके अलावा कहीं और पार्ट में भी रूडिमेंट्री डेवलपमेंट हो सकता है, जबकि हमारा रूडिमेंट्री निपल्स के फॉर्म में दिखेगा। हमें निपल्स या फिर निपल एरियल कॉम्प्लेक्स हमारा मिल सकता है along the milk line of skulls। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी की। जब बात कर रहे हैं तो हमारा सेकंड टू सिक्स रिब है, उस तक एक्सटेंड करता है हमारा सेकंड रिब, जो कि हमारा ये है। सेकंड रिब टू सिक्स रिब एक्सटेंड करता है हमारा ब्रेस्ट। ये हमारा एक्सटेंशन है ब्रेस्ट की। तो बात करते हैं फर्दर की सुपरफिशियल टू डीप अगर हम जाएंगे। हमने सुपीरियर टू इंफीरियर, मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर्स को देख लिए। बाकी सुपरफिशियल टू डीप अगर जाते हैं तो सबसे बाहर हमें दिखते हैं निपल एरियल कॉम्प्लेक्स। ये बाहर जो सुपरफिशियल जो स्किन होता है, वो उसका अंडरलाइन सबक्यूटेनियस फैट होता है। फिर उसके अंदर हमारा मेन, जो कि ग्लैंड्स होता है, मेमरी ग्लैंड्स होता है, उसका मेन स्ट्रक्चर आता है। तो उस स्ट्रक्चर को एक जगह पे रखने का काम होता है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ फूट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम देखेंगे, हम फर्दर जब पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ फूट में,
विद रिस्पेक्ट टू द ब्रेस्ट डिसऑर्डर। बाकी इसके अलावा हमारा जो फ्लोर जो बनाता है मेमोरी की जो ब्रेस्ट टिश्यू का, उसका फ्लोर पे क्या होता है, हमारा फैक्टरी फेशिया होता है। और अ, ये हमने देखा है कि ये मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं, ये वाले जो पार्ट है ये, जो मेमोरी लोब्यूल्स ड्रेन करते हैं डक्ट्यूल्स में, डक्ट्यूल्स ड्रेन करते हैं इलेक्ट्रिफाइड डक्ट में, जो हम फर्दर पढ़ेंगे। और वो फ्रैंकुला में, एंड देन फर्दर वो ड्रेन करता है निपल, निपल निपल एरिया को, रेलो कॉम्प्लेक्स। हम ब्रेस्ट पैरेन्काइमा की बात करें तो वो बना होता है दो स्ट्रक्चर का। सबसे पहले हमारा आता है डक्टोरो लोबुलर टिश्यू, एंड सेकंड हमारा आता है सपोर्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यू में हमारा आता है, जो कि मैंने बताया कि काफी इंपॉर्टेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। डक्टोलो डक्टोलोबुलर जो टिश्यू होता है उसमें जैसे नाम में ही है डक्टोलोबुलर, तो दो पार्ट्स होते हैं, डक्ट्स और लोब्यूल्स। डक्ट्स और लोब्यूल्स मिलके हमारा ब्रेस्ट पैरेन्काइमा बनाता है, along with सपोर्ट टिश्यू। अब हम डक्टोलोबुलर टिश्यू की बात करें तो वो 50% हमारा आउटर पर क्वाड्रेंट, जो कि अगर हम देखें तो अगर ये हमारा ब्रेस्ट है एक साइड का, उसको ये निपल एरिया को, तो अगर हम क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करें तो मेजोरिटी जो पैरेन्काइमा हमारा प्रेजेंट होता है वो अपर आउटर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है ये हमारा है एक्सिलरी टेल और स्पैन, जो कि हमारा एक्सिला में एक्सटेंड करती है। हम देखते हैं कि 50% इसका अपर आउटर क्वाड्रेंट में बना होता है हमारा ब्रेस्ट पैरेन्काइमा, और 20% हमारा सेंट्रल एरिया में होता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर जो केसेस हमें मिलते हैं ब्रेस्ट डिसऑर्डर के, हम देखते हैं कि डिजीज कॉमनली इन्हीं एरियाज में हो रही है, अपर आउटर क्वाड्रेंट और सेंट्रल एरिया को ही इन्वॉल्व करती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है TDLU। TDLU क्या होता है, हमारा टर्मिनल डक्टल लोबुलर यूनिट। टर्मिनल डक्टल लोबुलर यूनिट यानी कि टर्मिनल डक्टल, जो कि लोब्यूल्स इसमें ट्रेन करता है, वो प्लस लोब्यूल, और लोब्यूल और टर्मिनल डक्टल मिला के हमारा TDLU टर्मिनल डक्टल लोबुलर यूनिट बनाता है। अब बात करते हैं डक्ट्स की कि कैसे ड्रेन करता है मिल्क हमारा। सबसे पहले लोब्यूल आता है। लोब्यूल हमारा ड्रेन करता है टर्मिनल डक्ट्यूल में, डक्ट्यूल ड्रेन करता है करेक्टिंग डक्ट में, जो कि इलेक्ट्रीफाइज डक्ट में, फिर साइनस जो कि हमारा एम्पुला होता है ना, और फाइनली निपल के थ्रू बाहर आ जाता है। अब इसमें बात करें जो एसिनाई यानी जो एल्विलाई होता है जहाँ पे हमारा मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो उसमें हमारी टू टाइप्स की एपिथेलियम देखने को मिल सकती है। रेस्ट में यानी कि जब मिल्क सिक्रेशन नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे हमारी क्यूबोइडल सेल्स होती हैं। और जब लैक्टेशन हो रहा होता है, यानी कि जब अभी डिलीवरी हुआ है, अभी मिल्क प्रोडक्शन चाहिए, तब हमारा वो चेंज होता है कोलुमनार, ठीक है। और जो लेक्टिफाइज डक्ट्स होती है, जो हमने बताया है कि टर्मिनल डक्ट जो कलेक्टिंग डक्ट में, और फिर फर्दर लेक्टिफाइज डक्ट में ड्रेन करता है, वो बनी होती है हमारी सेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। अब हम फर्दर बात करते हैं कि एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है मायोथेलियल सेल, जो कि एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। एपिथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेल्जन ऑफ मिल्क में मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हमारा आता है लिगामेंट ऑफ कूपर। लिगामेंट ऑफ कूपर हमारा, जैसे मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट था, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सटेंड करते हैं हमारे स्किन से, तो हमारी स्किन होती है ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर का, उससे और पेक्टोरल फेशिया तक एक्सटेंड करता है। तो अगर, और ये सिंगल में होते हैं, मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल, ठीक है। तो अगर हमारा कोई, इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर कोई कार्सिनोमा है तो या तो अलोंग द लिगामेंट ऑफ कूपर ग्रो कर सकता है, या फिर इन्वेड कर सकते हैं लिगामेंट ऑफ कूपर को। अगर अलोंग द लिगामेंट ऑफ कूपर ग्रो कर रहा है तो सिंपल एक ही एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जिसकी वजह से हमारा डिम्पलिंग ऑफ स्किन हो सकता है, या फिर जो अटैच स्किन है, जो ग्रोथ है हमारा स्किन के साथ अटैच हो सकता है, जिसकी वजह से हम पिंच नहीं कर पाएंगे जो स्किन है फॉर द लंप। वो अटैच जो लंप होगा हमारा स्किन के साथ अटैच हो जाएगा, तो हम उसको पिंच नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। अब या फिर हमें हमारा जो कार्सिनोमा है वो लिगामेंट ऑफ कूपर को इन्वाइट कर सकता है। उसकी वजह से क्या होगा कि लिगामेंट ऑफ कूपर इन्वाइट हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्चर होगा उसमें, और जो ब्रेस्ट टिश्यू है हमारा फिक्स हो जाएगा पेक्टोरलिस मसल के साथ। तो उसके बाद फिर हमारा ब्रेस्ट टिश्यू मूव नहीं करता। अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई में हमारा मेनली आता है कि इंटरनल मेमोरी आर्टरी जो कि 60% सप्लाई करती है, लेटरल थैलेसिक आर्टरी जो कि एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है जो कि 30% सप्लाई करती है, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। ठीक है, मैं ऐड कर दूंगा टीरियर कोस्टल आर्टरीज। तो जो इंटरनल मेमोरी आर्टरी वो हमारे कहाँ सप्लाई करती है, ये निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स को सप्लाई करती है। आउटर जो लेटरल पार्ट होता है ब्रेस्ट का उसको सप्लाई करती है। तो एक इंटरनल मेमोरी हमारी क्या होती है, एक सबक्लेवियन आर्टरी की जो ब्रांच होती है वो होती है इंटरनल मेमोरी आर्टरी। और ये हमारे मीडियल साइड और निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स को सप्लाई करती है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था पहले, लेटर को वो मीडियल साइड और निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स जो हमारा है, उसको सप्लाई करती है। अब हम वीनस ड्रेनेज देखते हैं। तो वीनस या सुपरफिशियल वेन हो सकती है, डीप ड्रेनेज हो सकती है। सुपरफिशियली जो वेन्स होती है वो फर्दर एक्सिलरी वेन, इंटरनल मेमोरी वेन और वेन के थ्रू ड्रेन हो जाती है। तो इनमें अगर फ्लेबाइटिस होता है तो वेन हमारी कोल्ड लाइक हो जाती है, जिसको हम मॉन्डर्स डिजीज बोलते हैं। जो हम कोल्ड लाइक कंसिस्टेंसी हो जाती है, जैसे कोल्ड लाइक फील हो जाता है फ्लेबाइट वेन्स का, फ्लेबाइटिस के केस में तो मॉन्डर्स डिजीज सप्लाई क्या हो सकती है, डीप ड्रेन में क्या हो सकता है वीनस ड्रेनेज में, होता है कि पोस्टीरियर इंटरकोस्टल जो आर्टरीज होती हैं, तो बेस्ट इशू है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज में ड्रेन कर, जो कि फॉरवर्ड डॉर्सल्स पैरावर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस में ड्रेन करती है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। डॉर्सल्स पैरावर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस में पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन ड्रेन करती है। ये जो वीनस स्प्रेड होता है किसी कारण कारण होगा मेटास्टेसिस का, उसका सबसे कॉमन साइड जो होता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा मेटास्टेसिस का, वो बैटसन्स पैरावर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस होता है। अब हम नर्व्स की बात करें तो नर्व्स का मेन अभी इतना ज़्यादा यूज है नहीं। मेनली हमारा जो आता है वो सर्जरी के टाइम पे आता है, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी। मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी। इस केस में हमारा आता है मेन रोल नर्व सप्लाई, हमें ध्यान में रखना। तो हमारे ब्रेस्ट टिश्यू के अलावा कहाँ कहाँ कौन सी नर्व प्रदान करती हैं वो बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारी ब्रेस्ट टिश्यू की नर्व सप्लाई क्या होती है। तो वो एंटीरियर लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेज होती है, 4 to 6 इंटरकोस्टल नर्व, एंटीरियर लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेज और 4 to 6 इंटरकोस्टल नर्व, वो हमारी ब्रेस्ट टिश्यू को नर्व सप्लाई करती है। और नर्व्स रिलेटेड टू ब्रेस्ट टिश्यू जो कि ब्रेस्ट टिश्यू के आसपास होती है और एमआरएफ के टाइम पे यानी मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी के टाइम पे ध्यान रखना होता है, वो हमारा आता है लॉन्ग थ्रेसिक नर्व जो कि हमारी सर्कस इंटीरियर सप्लाई करते हैं। तो अगर एमआरएफ के टाइम पे हमने इसको डैमेज कर दिया तो हमारा विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगा, क्योंकि सेरेटस एंटीरियर ही स्कैपुला को प्लेस में। अगला आता है हमारा थायरोडोर्सल नर्व जो कि हमारी लेटिस मस्कुलर को सप्लाई करती है। मीडियल पेक्टोरल नर्व जो कि हमारी which lies lateral and runs and winds along the lateral margin pectoralis minor। पेक्टोरल माइनस के माइनर के लेटरल मार्जिन के अलॉन्ग ये रन करती है। तो वो हमारी नर्व डैमेज हो सकती है मॉडिफाइड रेडिकल मायोसिटी में लिम्फ नोड के रिमूवल के टाइम पर। लेटरल पेक्टोरल नर्व हो सकती है जो कि दोनों कोई भी मिडल या फिर मीडियल पार्ट्स के थ्रू क्रॉस करती है हमारी पेक्टोरल मसल। तो पेक्टोरल मसल होती है, ये पेक्टोरल मसल मान लीजिए कि ये पेक्टोरल मसल है हमारी। तो उसके मीडियल या फिर मिडल किसी भी पार्ट के अलोंग हो जाती है, मतलब पीएस भी कर सकती है, वो अलग अलग कंडीशन हो सकती है। अगला है हमारा इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व जो कि कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग नर्व होती है हमारी लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ सेकंड इंटरकोस्टल नर्व और मिडिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म जो होती है उनके बीच में कम्युनिकेट करती है। तो इसकी वजह से अगर हमारा इसमें कुछ इंजरी हो यानी डीनर्वेशन हुआ इस नर्व का, तो हमारा तो अपर मीडियल और इनर एस्पेक्ट आर्म है
यानी कि ये आर्म है अगर, तो इसका अपर और जो मीडियल एंड इनर एस्पेक्ट ऑफ आर्म है, इसकी नर्व सप्लाई चली जाएगी, तो हमारा सेंसरी लॉस हो जाएगा स्किन पर। अब नेक्स्ट हमारा आता है तो लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में हम देखें तो लिम्फेटिक ड्रेनेज 85% जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम मेनली सस्पेक्ट करते हैं कि अगर मेटास्टेसाइज हुआ है तो एक्जुअली लिम्फ नोड में हमें सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी के टाइम पे एक्जुअली लिम्फ नोड में हमें मेटास्टेटिक पार्ट्स मिल सकते हैं। दूसरा है हमारा इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स, जो कि सिर्फ 3% ही कंट्रीब्यूट करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज में। अब बात करते हैं कि अलग अलग एक्जुअली लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। तो एंटीरियर हो सकते हैं, लेटरल हो सकते हैं, पोस्टीरियर हो सकते हैं, सेंट्रल हो सकते हैं एंड अपाइकल हो सकते हैं। मेनली अपाइकल, सेंट्रल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, लेटरल। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं पाल्पेशन के टाइम से। ये हमारा ह्यूमरस है, ये हमारी एक्सिलरी वेन है, ये हमारा क्लेविकल है। तो हम जब पाल्पेट करेंगे तो इनको, जैसे लेटरल लिम्फ नोड को लोअर बॉर्डर ऑफ एक्सिलरी वेन पे होता है, जो कि कोरेक्टोडोर्सल वेस्कुलर पेडिकल के लेटरल पार्ट में होता है। और उसको हम जब पाल्पेट करते हैं तो जो पेशेंट का जो हैंड, जो साइड हम पाल्पेट कर रहे हैं उस हैंड को हम अपने कंधे पे रखते हैं। और सेम, यानी कि राइट साइड अगर पाल्पेट कर रहे हैं तो राइट साइड जो हैंड है हमारा राइट हैंड है, उस हैंड से हम लेटरल वॉल ऑफ एक्जिला में हम पाल्पेट करते हैं। तो ये हो गया सेम, ऐसे आ जाता है कि हम एंटीरियर पाल्पेट करते हैं, अपाइकली, सेंट्रली, ये अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। तो इसमें हमारा सेंट्रल लिम्फ नोड करके कंसेप्ट आता है। तो इसका मतलब होता है कि जैसे एंटीरियर यानी पेक्टोरल जो नोड होता है उसमें हमारा मेजोरिटी ब्रेस्ट टिश्यू ड्रेन करता है। तो जब अगर हमें, जब भी हम बायोप्सी लेते हो तो सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी जिस नोड में हमारा मेजोरिटी लिम्फेटिक ड्रेनेज जा रहा है, उसको हम बायोप्सी करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मेटास्टेसिस है। तो मेजोरिटी ड्रेनेज करता है कारसिनोमा केस के इम्पोर्टेंट होता है। एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है रोटर्स नोड। रोटर्स नोड क्या होता है कि ये एमआरएफ के टाइम पे इसको रिन्यू करते हैं, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी के टाइम पे। तो ये हमारे पेक्टोरस मेजर और माइनर मसल्स के बीच में हमारे जो नोड प्रेजेंट होते हैं उनको इंटरपेक्टोरल या फिर रोटर्स नोड भी बोलते हैं। अब हमारा आता है कि ये सब लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल, ये जो चारों हैं ये हमारे अपाइकल लिम्फ नोड में ड्रेन करते हैं। यानी कि सभी जो लिम्फ नोड हमने बताए, कौन से वाले, कितने हैं टोटल, एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर, सेंट्रल, टोटल 4, और एक रोटर्स नोड भी। ठीक है, तो टोटल 4 है मेन, प्लस एक माइनर रोटर्स नोड है, एक मिलके हमारे जो टोटल 5 है। ये लिम्फ नोड हमारे ड्रेन करते हैं अपाइकल लिम्फ नोड्स को, जो कि सुप्राक्लेविकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में, फिर वो सब क्लेवियन ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में, और वो फर्दर वैसे डेप्थ ग्रेट वेन्स को ड्रेन कर देता है। ठीक है। और इंटरनल मेमोरी भी ऐसे ही सब क्लेविकुलर के थ्रू उसको ड्रेन कर देते हैं ग्रेट वेन्स में। और हम बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं ब्रेस्ट टिश्यू में। तो ब्रेस्ट टिश्यू या तो नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू हो सकता है, या फिर हमारा बिनाइन हो सकता है या मैलिग्नेंट हो सकता है। तो बिनाइन में हमारे बहुत सारे प्रूव करते हैं, जैसे कि एक्टिव हाइपोप्लासिया, पेपिलोमा, फाइब्रोएडिनोमा। तो इस केस में हमें ये हमारे बिनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर है। अब मैलिग्नेंट ब्रेस्ट डिसऑर्डर है, उनमें डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, इन्वेसिव कार्सिनोमा एंड फाइलॉइड ट्यूमर आते हैं। ये हमारा मैलिग्नेंट पार्ट में आता है। तो बिनाइन में हमारा हेमेंजियोमा देखने को मिल सकता है, और मैलिग्नेंट केस में एंजियोसार्कोमा यानी कि प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स देखने को मिलता है। अब हमने एनाटॉमी, ब्लड सप्लाई, venous ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई, नर्व नियर द ब्रेस्ट टिश्यू हमने पढ़ लिया, जो कि इंपॉर्टेंट था हमारा मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोक्रोम टाइम पे। हमारा नेक्स्ट मेन चीज आता है, जो कि हमें हिस्ट्री टेकिंग जब हम केस लेते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो हमारा ट्रिपल असेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है। ये सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो हम किसी पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए एक ही मोडेलिटी का यूज नहीं करते हैं। हम ब्रेस्ट के केस में हम ट्रिपल असेसमेंट चीज़ का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी जो डायग्नोसिस होती है 99.9% करेक्ट होती है, कॉन्फिडेंट डायग्नोसिस। तो इसके हमारे 3 पार्ट है, क्लिनिकल, इमेजिंग, पैथोलॉजी। क्लिनिकल जो हम पेशेंट आते ही क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसका, वो हमारे क्लिनिकल पार्ट में आ जाता है।
उसके बाद हम उनको टेस्ट के लिए या फिर इमेजिंग के लिए भेजते हैं, यूएसजी माइनोग्राफी के लिए भेज सकते हैं। और फिर अगर हमें कुछ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिल रही है तो हम तब बायोप्सी कर सकते हैं, बायोप्सी के लिए भेज सकते हैं, बायोप्सी सैंपल पैथोलॉजी लैब में भेज सकते हैं, जो कि हमें फिर बताता है कि हमारा मैलिग्नेंट टिश्यू है या फिर बिनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर है। क्लिनिकल में हमारा दो पार्ट आता है, सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में लेडी प्रेजेंट करेगी लंप ब्रेस्ट के साथ, फिर उसका एग्जामिनेशन करेंगे और अलग अलग फाइंडिंग्स देखेंगे। जो सुपरफिशियल स्किन होती है ब्रेस्ट की, उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, निपल रिट्रैक्शन है नहीं, ये सब चेक करने के बाद हम एट दी एंड जब हम पूरा कंफर्म हो जाता है बायोप्सी के बाद, तो हम कॉन्फिडेंट 99.9% डायग्नोस दे देते हैं कि वो लीजन जो हमारा है वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। तो हम सबसे पहले हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद हम अ, अगले कुछ लेक्चर्स में करेंगे। तो उसके अलावा पहले हम इमेजिंग, मैमोग्राफी, कोर बायोप्सी की बात करते हैं। तो क्योंकि हिस्ट्री और एग्जामिनेशन को समझने के लिए हमें बेसिक्स आना चाहिए कि क्या क्या टाइप के विक्ट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उनमें क्या क्या फाइंडिंग्स हो सकती हैं। तो उससे पहले हम यूएसजी पढ़ते हैं। तो यूएसजी यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड नॉर्मल बोलते हैं, ये प्राइमरी मोडेलिटी होती है हमारे टेस्टिंग की। तो इसमें हम हमें पता चलता है या तो सिस्टिक लीजन हो सकता है, सॉलिड लीजन हो सकता है। अगर सिस्टिक है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसको थेरापेटिक एस्पिरेशन कर सकते हैं अगर पेन हो रहा है, नहीं तो एज इट इज छोड़ सकते हैं। या फिर सॉलिड लीजन हो सकता है। अब सॉलिड लीजन दो तरह का हो सकता है, या तो वेल सर्कमस्क्राइब्ड एंड मोबाइल होता है, या फिर इरेगुलर इल डिफाइंड मार्जिन होंगे उसके। अगर वेल सर्कमस्क्राइब्ड है तो ये हमारे बिनाइन डिसऑर्डर्स की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, जो कि हमारा मेनली फाइब्रोएडेनोमा होता है यंग पेशेंट्स में, एंड ओल्डर पेशेंट्स में सिस्ट हो सकता है। तो इसका हम ये देखेंगे कि अगर बिनाइन टिश्यू है तो हमारा मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी हो सकता है। तो उसका इमेजिंग फॉलोअप रेगुलरली करते रहेंगे, एवरी 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर में, 1 ईयर में हम फॉलोअप करते रहेंगे। Good, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है इरेगुलर या फिर इल डिफाइंड मार्जिन का। अगर इरेगुलर या इल डिफाइंड मार्जिन हमें मिल रहे हैं अल्ट्रासोनोग्राफी पर, अल्ट्रासाउंड पर, तो हम उसको मेलिग्नेंसी सस्पेक्ट करेंगे, लेकिन हम सीधा डायग्नोज नहीं कर देंगे उसको मेलिग्नेंसी है। उसके लिए फिर हमें एक ट्रिपल असेसमेंट का ही यूज करना है। तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन हो गया, अल्ट्रासाउंड किया हमने, तो एग्जामिनेशन लंप मिला, हमने अल्ट्रासाउंड किया तो हमें इरेगुलर इल डिफाइंड मार्जिन मिले, तो हम उसको फिर बायोप्सी के लिए भेज देंगे। तो हम बायोप्सी करेंगे, अगर उसमें कैल कार्सिनोमा पॉजिटिव आता है तो हम फिर एक्सिला का भी यूएसजी करेंगे साथ में, और यूएसजी गाइडेड या फिर इमेजिंग गाइडेड परक्यूटेनियस लिम्फ नोड बायोप्सी, जो कि यूजुअली हम सेंट्रल लिम्फ नोड भी करते हैं, जो समझ होता है परक्यूटेनियस लिम्फ नोड बायोप्सी कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि मेटास्टेसिस हुआ है या नहीं, क्योंकि कार्सिनोमा के केस में हम टीएनएम स्टेजिंग करते हैं ना, तो उसमें हमें एम जो पार्ट होता है मेटास्टेसिस हुआ है या नहीं, उसमें एम वाले पार्ट को पता करने के लिए साथ ही साथ परक्यूटेनियस लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं। अब हमारे पास मैमोग्राफी, मैमोग्राफी क्या होता है, माइल्ड एक्सरे होता है कि उतना पावर का नहीं होता है जो नॉर्मल एक्सरे यूज करता है, बट माइल्ड एक्सरे होता है जो कि हम सॉफ्ट टिश्यू के लिए यूज करता है, जो कि हमारा इसके टू व्यूज होते हैं हमारे मैमोग्राफी, अप टू डाउन और मीडियल टू लेटरल। ठीक है, तो हमारी फाइंडिंग्स कर सकती है, माइक्रो कैल्सिफिकेशन हो सकता है जो कि मैलिग्नेंसी की तरफ पॉइंट करते हैं, या फिर सॉफ्ट टिश्यू की साइड शेडोज मिल सकते हैं ना। वो फर्दर फिर हम डिवाइड करते हैं कि स्मूथ और रेगुलर है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड है तो बिनाइन लीजन में, या फिर लोब्यूलेटेड होगा, इरेगुलर होगा, स्मॉल स्मॉल लोब्यूल्स मिलेंगे हमें मेमोग्राफी पे, या इनडिफाइंड मार्जिन होंगे, तो हमारा मेलिग्नेंट की तरफ पॉइंट आउट करता है। तो अब हमारा आता है बायरेट्स, जो कि मेन है। हम जो इमेजिंग मोडेलिटी है, ट्रिपल असेसमेंट का एक पार्ट है इमेजिंग वाला पार्ट, वो इमेजिंग करने के बाद, मेनली मैमोग्राफी, ये करने के बाद हम उस पेशेंट को हम बायरेट्स के अकॉर्डिंग हम कैटेगरी को डिनोट कर देते हैं। तब कैटेगरी में क्या आता है हमारा बायरेट्स में, तो सबसे पहले जीरो आता है, तो असेसमेंट हमारा हुआ ही नहीं है। तब तक जब हमारा असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है तो तब तक हम कुछ जीरो कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें फॉलोअप की रिकमेंडेशन होंगी नहीं, क्योंकि हमें अभी ही एडिशनल इमेजिंग करनी है, पता तो चलो कि लीजन कैसा है बिना मेलिग्नेंट, उसके बाद हम कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ मेलिग्नेंसी बता सकते हैं, या फॉलोअप के लिए बता सकते हैं। दूसरा है हमारा कि इमेजिंग के बेसिस पे हमें नेगेटिव है कि हमारे इमेजिंग में कुछ फाइंडिंग्स ही नहीं मिली हमें, तो हम उसको रूटीन एनुअल स्क्रीनिंग जो हम करते हैं मैमोग्राफी वुमेन्स की और एज 40, उसके लिए रेगुलरली 1 ईयर के बाद बुलाएंगे पेशेंट को फॉलोअप के लिए।
अगला है कि बिनाइन फाइंडिंग मिली, कि हमें पता है कि फाइंडिंग हमारी बिनाइन बिनाइन है। वेल सर्कमस्क्राइब्ड स्मूथ एंड रेगुलर स्ट्रक्चर दिखा है हमें मेमोग्राफी पे, या फिर वेल सर्कमस्क्राइब्ड मोबाइल यूएसजी पे हमें मिला है। तो हम उसको ब्रेस्ट की जो बिनाइन डिसऑर्डर की तरफ पॉइंट आउट करता है। तो इसमें मेलिग्नेंसी के चांसेस अप्रोक्सीमेटली जीरो ही होता है। और उसको भी फिर एनुअल स्क्रीनिंग के लिए बुलाए हैं, क्योंकि हम ओवर द एज ऑफ 40 हम एनुअल स्क्रीनिंग के लिए बुलाते हैं कुछ। अब हमारा जो कैटेगरी नंबर 3 होता है, उसमें हम प्रोबेबली बिनाइन फाइंडिंग होती है, कि मतलब हमें अभी कंफर्मेशन नहीं है मैमोग्राफी से। तो उसमें हम हमारे चांसेस होते हैं 0 to 2% मेलिग्नेंसी के। प्रोबेबली बिनाइन फाइंडिंग जो होती है वो हमारे थ्री कैटेगरी में आता है। उसमें हमें इनिशियली शॉर्ट टर्म फॉलोअप करते हैं 6 मंथ्स के लिए, और उसका एग्जामिन करते हैं एवरी 6 मंथ्स, ताकि हमें पता चले, हम हमें कंफर्मेशन हो जाए कि बिनाइन है, मतलब अब सस्पिशन है कि हमें कि मैलिग्नेंसी हो सकती है। तो इसका फोर्थ कैटेगरी आता है, और फोर्थ कैटेगरी फर्दर डिवाइड किया ना 4A 4B एंड 4C। 4A में है हमारा लो सस्पिशन, 4B में है हमारा इंटरमीडिएट सस्पिशन, और 4C में है हाई सस्पिशन। तो फर्दर इसमें मेलिग्नेंसी का रिस्क 2 to 10% लो सस्पिशन में आ जाता है, और मेलिग्नेंसी का रिस्क 10 to 50% इंटरमीडिएट सस्पिशन में आ जाता है, एंड 50 to 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेलिग्नेंसी हमारा 4C यानी हाई सस्पिशन में मेलिग्नेंसी आ जाता है। इन केसेस में हम बायोप्सी करते हैं और तो कंफर्म कर लेते हैं कि मेलिग्नेंसी है या नहीं। कैटेगरी नंबर 5 है, इसमें हाईली सजेस्टिव मेलिग्नेंसी, जो भी हमारी फाइंडिंग्स है इमेजिंग मोडेलिटी की थ्रू जो हमें फाइंडिंग मिली है, फिर हमें क्लिनिकली हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की फाइंडिंग मिली, वो पॉइंट आउट कर रही है कि मेलिग्नेंसी है। तो उसमें से अगर ये सब चीज़ें पॉइंट आउट कर रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेलिग्नेंसी होगा 95% के ऊपर ही होगा। तो उसमें हमें बायोप्सी करना है, फिर हम कंफर्म कर देते हैं, फिर फर्दर सर्जिकली ट्रीट कर देते हैं उसको। या फिर जो सिक्स पार्ट आता है कि नॉन बायोप्सी प्रूवन मेलिग्नेंसी, कि हमें सस्पिशन है, और सस्पिशन हुआ हमने बायोप्सी की, बायोप्सी से प्रूव हो गया मेलिग्नेंसी, तो कैटेगरी हमें 6 में आता है, बायोप्सी कैटेगरी 6। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ मेलिग्नेंसी, क्योंकि हमें बायोप्सी किया ही नहीं है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ मेलिग्नेंसी लिखते हैं कि इतने परसेंट चांसेस है कि हम बायोप्सी करेंगे, तो हमें 95% चांसेस है कि हमें मेलिग्नेंट फाइंडिंग्स ही मिलेंगे बायोप्सी में। तो वैसे ही हमें अगर बायोप्सी से प्रूव होगा, तो प्रोबेबिलिटी हमारा एप्लीकेबल होता ही नहीं। और इसमें कैटेगरी, ये कैटेगरी जो होती है वो रिजर्व होती है लीजेंस के लिए, जो कि आइडेंटिफाई हो इमेजिंग पे, और फिर उसका बायोप्सी हुआ, फिर उस पे हमें प्रूफ ऑफ मेलिग्नेंसी मिल गया प्रायर टू डेफिनेटिव थेरेपी। तो उसको हम कैटेगरी नंबर 6 में डाल देंगे पेशेंट तो हम ये जो पेशेंट की जो केस शीट है उस पर कैटेगरी 6 बायरेट्स कैटेगरी 6 डाल देंगे, ताकि हम उसके बाद हम डेफिनेटिव थेरेपी दे पाएंगे। डेफिनेटिव थेरेपी में हमारे सर्जिकल कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी बाद में सकते हैं। अब हमारा आता है एमआरआई और पेट सिटी। पेट सिटी का हम यूज करते हैं यूजुअली क्लीन स्टेजिंग में, कि हमें लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, ट्यूमर का साइज क्या है, कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रही है नहीं, इसमें कितने नोड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेवल्स ऑफ नोड्स, और एम यानी मेटास्टेसिस। तो पेट सिटी का यूज करते हैं हम यूजुअली क्लीन स्टेजिंग के लिए ही यूज करते हैं, किसी के लिए नहीं यूज नहीं करते हैं ट्यूमर सिचुएशन। तो अब हमारा आता है एमआरआई। एमआरआई की जब हमें पता है कि लीजन तो है हमारा, लेकिन वो यूएसजी और मेमोग्राफी पे विजिबल नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम एमआरआई करते हैं। तो उसमें हमारा फैमिली हिस्ट्री भी होनी चाहिए, और ज़्यादा म्यूटेशन होने की सस्पेंशन है अगर है तो इस केस में हम एमआरआई करते हैं और उससे पता कर लेते हैं। और अब हमारा आता है लास्ट पार्ट, जो कि बायोप्सी होती है। बायोप्सी के बाद, बायोप्सी हमारे करने के लिए एक सर्जन बायोप्सी करता है। उसके बाद जो आगे का पार्ट होता है वो एक पैथोलॉजिस्ट का होता है, वो हमें बताता है कि सेल्स में डिफरेंशिएशन है नहीं, टिकिया है नहीं है। उससे हमें पता चल जाता है मेलिग्नेंसी है नहीं। तो इसमें हमारा एक पार्ट छूट गया था लिम्फेटिक ड्रेनेज का, जो कि है लेवल्स ऑफ बर्ग्स लेवल्स ऑफ लिम्फ नोड्स, जो कि लेवल 1 to 3 आता है। और कार्सिनोमा ब्रेस्ट में सबसे पहले जो लिम्फ नोड 1 है, उसमें अगर स्प्रेड है, तो उसकी बेटर प्रोग्नोसिस है कि कहीं और नहीं फैला होगा। अगर लेवल 2 तक है तो उसकी प्रोग्नोस पुअर प्रोग्नोसिस, लेवल 3 है तो उसकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, कि लेवल 3 तक फैल गया हमारे, जो मेटास्टेसिस हो गया, वो हमें लेवल 3 तक ही हो गया। तो अब हमारा एक्चुअली लिम्फ नोड का बात करते हैं, लेवल्स ऑफ एक्चुअली लिम्फ नोड। तो हमारे टोटल लेवल 1 2 3 होता है। लेवल 1 में हमारा आता है कि बिलो एंड लेटरल टू पेक्टोरस माइनर, यानी पेक्टोरस माइनर के बिलो, यानी नीचे की तरफ, एंड लेटरल यानी कि इस एरिया को लिटरली एंड बिलो जो हमारा आता है वो हमारा 1 आता है। तो ये सब जो हमारा आ गया, ये लेवल 1 पे आ गया।
उसके बाद आता है हमारा लेवल 2, बिहाइंड द पेक्टोरलिस माइनर मसल। उसमें सेंट्रल और इंटर पेक्टोरल दोनों रोटर स्लिम नोड्स आ जाता है। तो इसमें आ गया लेवल 2, पेक्टोरलिस माइनर मसल के नीचे। अब लेवल 3 आता है जो कि अबोव एंड मीडियल टू पेक्टोरलिस माइनर मसल, जिसमें हमारे अपाइकल और इंफ्राक्रेविकुलर लिम्फ नोड्स आ जाते हैं। इसमें जो हमारा थर्ड है, अबव एंड मीडियल टू पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, यही है हमारा। तो इसके बाद हम बायोप्सी करेंगे। और बायोप्सी के बाद अगर हमें लग रहा है कि मेलिग्नेंट लीजन है, हम बायोप्सी करते हैं तो कंफर्मेशन कर लेते हैं। तो अब बायोप्सी में हम लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं पेशेंट को, और फिर अंडर द एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया बायोप्सी करते हैं। तो हमारी दो टाइप की बायोप्सी होती है, नीडल बायोप्सी और वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सी। नीडल बायोप्सी में 14 गेज यूज करते हैं ब्रेस्ट टिश्यू के लिए, और 18 गेज एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के लिए। सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी के लिए या फिर सभी लिम्फ नोड्स की बायोप्सी के लिए 18 गेज नीडल यूज करते हैं। ब्रेस्ट के लिए 14 गेज नीडल, क्योंकि इमेज गाइडेड होती है और ओनली टेक्स हम सॉलिड मास ही लेते हैं। हमारा नीडल होता है उसके अंदर हमारा, इसकी जो कोर होती है, यानी कि ये हमारा नीडल, नीडल का कोर है, ये जो खाली वाला पार्ट है, इसमें हम सॉलिड मास जो होता है हमारे लीवर का, वो ही हम बाहर निकालते हैं नीडल बायोप्सी के थ्रू। अगला आता है वैक्यूम असिस्टेड। वैक्यूम असिस्टेड में 8 गेज टू 11 गेज का नीडल ही यूज कर सकते हैं। तो इसमें यूजुअली हम बायोप्सी के लिए भी यूज कर सकते हैं, और साथ के साथ हम मैनेजमेंट ऑफ माइक्रो कैल्सिफिकेशन को रिमूव करने के लिए, बिनाइल लम्प्स को रिमूव करने के लिए उस केस में भी हम यूज कर सकते हैं। यही तक हमारा था एनाटॉमी में ट्रिपल असेसमेंट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बिनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स की। सबसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट की। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स, मेनली कार्सिनोमा, जिसमें सर्जिकल कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स।